हेलो दोस्तों, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते नहीं हो, सिर्फ आप क्लिक करते हो, 10-15 सेकेंड देखते हो, बस आप भाग जाते हो। आप एक बार वीडियो को पूरा देखो तो समझ में नहीं आएगा, फिर हम आप जो हमको बोलना। आप लोग सोचते क्या हो कि इसका छोटा सा चैनल है, 200 सब्सक्राइबर्स है इसका, तो जो ये क्या पढ़ाएगा, अच्छा ये जो खराब पढ़ाता है। लेकिन नहीं, एक बार तो आप वीडियो देखो पूरा। मैं आपको जो है मात्र 10 से 15 मिनट में मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूँ डीएलएड का हर एक वीडियो में। अगर अही आप 20 क्वेश्चन किसी दूसरे चैनल पे जाके देखेंगे तो अही 20 क्वेश्चन को 1 घंटा में करवाता है। तो आप वहां पे पढ़िए जहां पे आपका कम समय हो। और मैं आपको ये नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन बताता हूं, इसका पूरा एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताता हूं क्या होगा, ये कैसे होगा। तो आप लोग वीडियो देखा करो। तो चलिए, और ना मैं कुछ आपसे बोलूंगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो वीडियो है डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, ये पार्ट 15 वीडियो होने वाला है। इससे पहले 14 पार्ट हो चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिया है। तो आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सबके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 20 से 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद ये जो है ना, ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद जो मैं विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चालू कर दूंगा, और सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट मैंने पहले ही चालू कर दिया है। तो आप जो है सोशल स्टडीज का भी प्रैक्टिस सेट लगाया करिएगा। और उसका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सोशल स्टडीज का, उसको मैंने एक वीडियो में करा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। मात्र वो 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो होगा, जहां पे मैंने पूरा सोशल स्टडीज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही लाभदायक होगी वो वीडियो आपके लिए। तो चलिए, अब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, तो अब हम आपका थोड़ा भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनमें से सूचक की तरह किसका इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए, हल्दी का, मिथाइल ऑरेंज का और फिनोप्थेलिन का इसका सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सूचक क्या होता है कि अम्ल और क्षार के रंजक में परिवर्तन कर देता है, उसी को सूचक कहते हैं। तो ये सब अम्ल और क्षार के कलर को बदल सकता है, लेकिन मूली इसका प्रयोग सूचक के रूप में नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हल्दी जो सूचक है ये अम्ल को पीला कलर में बदल देता है और क्षार को लाल कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज जो है ये अम्ल को लाल कलर में बदल देता है और क्षार को पीला कर देता है। फिनोप्थेलिन जो है ये अम्ल को रंगहीन कर देता है, मतलब कोई भी रंग नहीं देता है, और क्षार को गुलाबी कर देता है। तो ये सब भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तब वह वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करता है। देखिए, यहाँ पे 1 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जा रहा है, तो हमें वस्तु का त्वरण निकालना है। तो बल दिया हुआ है यहाँ पे F का मान, F मतलब बल, और यहाँ पे M मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हमको त्वरण बोला है। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं जानते हैं, F बराबर होता है Ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो अगर हम अगर हम यहाँ पे त्वरण निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे त्वरण A इज इक्वल टू F बटे में M। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो M में इधर गुना में, तो जब हम M को लाएंगे बराबर की ई तरफ तो हो जाएगा भागा में, तो F बटे में M हो जाएगा। F का मतलब है बल। बल कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 1 न्यूटन का बल दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 1, बल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में द्रव्यमान कितना दिया हुआ था 1 किलोग्राम दिया हुआ, तो बटे में हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो बचा कितना 1, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। अगला सवाल है, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है
उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब बताइए कि तत्व जिसका परमाणु संख्या 15 है, तो तत्व का नाम क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15 होता है, ये तो सही है कि फास्फोरस है। अब ये जो ना फास्फोरस, ये वर्ग 15 का तत्व है, ये वर्ग 15 का तत्व है फास्फोरस। और फास्फोरस की संयोजकता कितने होता है, 3 होता है। और फास्फोरस क्या है, तो एक अधातु है, ये आपको याद रखना है। फास्फोरस जो है ये एक अधातु है और फास्फोरस का संयोजकता 3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। कि बोला गया कि एक तत्व जिनकी परमाणु संख्या 15 है, तो उसके संबंध में क्या कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए भी सही है कि तत्व वर्ग 15 का है। ऑप्शन बी भी सही है कि तत्व की संयोजकता 3 है। ऑप्शन सी भी सही है कि तत्व अधातु है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए अगला सवाल है, किंगडम मोनेरा में शामिल है। देखिए किंगडम मोनेरा जो कि हुइटेकर ने सभी जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा था, उनमें से एक मोनेरा भी जगत आता है। तो मोनेरा में क्या शामिल है आप लोगों को ये बताना है। तो मोनेरा में जो है एक कोशिकीय जीव तथा प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है, जिनमें से बैक्टीरिया भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। किंगडम मोनेरा में शामिल है बैक्टीरिया। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, 2 अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा। देखिए 2 अलग अलग धातु के गोले हैं, अगर हम उन दोनों गोलों को पानी में डुबाते हैं तो उसका उत्प्लावन बल समान है। तो बताना है तो दोनों गोलों का समान क्या होगा, तो दोनों गोलों का आयतन समान होगा। आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि उत्प्लावन बल जो है ये वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। तो जब दोनों गोलों का आयतन समान है तो दोनों गोलों का उत्प्लावन बल भी समान होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। आपको बताना है कि एलपीजी जिसको हम सब जो है घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, गैस सिलेंडर में जो होता है ना लाल सिलेंडर, उसमें भरा होता है एलपीजी गैस भरा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है इसका फुल फॉर्म। तो आपको बताना है कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। तो एलपीजी में प्रोपेन होता है, एन ब्यूटेन भी होता है और आइसोब्यूटेन भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कि एलपीजी में ये सभी होता है। और अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो मुख्य रूप से आइसोब्यूटेन होता है एलपीजी में। अगला सवाल है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। यहाँ पे बल्ब, विद्युत बल्ब जो है कितना वाट का है, 100 वाट का है, और उसको जो है 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा मतलब आई का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है P = VI होता है, शक्ति का फॉर्मूला। तो हमको आई का मान निकालना है, तो लिखेंगे I = P, और इधर भी है गुना में, तो भी को बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा भागा में भी, तो P/V। अब P का मान कितना है, P माने शक्ति, शक्ति दिया हुआ है 100 वाट बटे में V मने है विभव, कितना है 250 वोल्ट है। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब जब हम 25 से भागा देंगे 10 में, 25 से भागा देंगे 10 में, तो ये आएगा कितना 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों। डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हैं तो हमें स्प्रिट लगाते हैं, तो स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडी हो जाती है, क्यों। क्योंकि जब हमारे शरीर में स्प्रिट लगाते हैं डॉक्टर, तो वो जो है स्प्रिट ताप को पाकर बाष्पीकृत हो जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि जब बाष्प निकलता है तो ठंडक महसूस होती है, बाष्प से ठंडक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं,
अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस को दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। अगला सवाल है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक हॉल है, तो ये एक हॉल है, इस हॉल का जो है ना फर्श 8 मीटर लंबा है, हॉल की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई जो है ये 6 मीटर चौड़ा है, और एक चींटी जो है इसके एक कोने से दूसरे कोने, मान लीजिए एक चींटी यहाँ है तो इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, तो बताना है चींटी का विस्थापन। विस्थापन माने इसकी दूरी बताना, इसकी दूरी वाट। तो फॉर्मूला देखिए, एक कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है, मतलब h इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो h इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माने 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। अब रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर होता है 36, और जब हम 64 में 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, तो 64 और 36 होता है रूट में 100। अब रूट 100 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 10 निकलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 मीटर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ओजोन परत में जब छिद्र हो जाता है तो मानव का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो त्वचा प्रभावित होता है। ओजोन परत हमें जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, और जब ओजोन परत में छिद्र हो जाता है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती है, और ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है त्वचा को, जिससे त्वचा कैंसर होती है। कि क्या होती है, त्वचा कैंसर नामक बीमारी होती है। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओजोन परत में छिद्र किस कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और ओजोन परत का सूत्र होता है O3 होता है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अपस्थानिक जड़ कहलाती है, अपस्थानिक या साहसी जड़ कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, तो परमाणु है तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। और परमाणु के आंतरिक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, 1 मीटर की स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है। एक स्केल है जिस पर 0 से 2 एम्पियर का है के बीच इसको 20 भाग में बांटा गया है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा। तो देखिए 20 भाग बराबर कितना एम्पियर, 2 एम्पियर है, तो हमें एक भाग का निकालना है, तो अल्पतमांक निकल जाएगा एक भाग का हो जाएगा 2/20 हो जाएगा, तो 2 दहिया में 20 हो जाएगा, तो 1/10। अब 10 से भागा देंगे वो 1 में तो हो जाएगा 0.1 एम्पियर हो जाएगा, तो अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 एम्पियर, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। कोशिका का आयतन कब बढ़ता है, तो जब बाह्य विलयन हाइपोटोनिक होगा। क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, तब कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। पौधों के नस्लों में सुधार करते हैं,
उसका लक्ष्य क्या है, सुधार क्यों करते हैं, रोग मुक्त प्रजातियां इसलिए सुधार करते हैं ताकि जो पौधा होगा वो रोग से मुक्त होगा। अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, और जो प्रजाति अधिक उपज देती है इसलिए भी हम सुधार करते हैं। शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य इनमें से सभी है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, तो हिस्टोन के बिना प्रोटीन होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बिना प्रोटीन होता है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का उदाहरण है, तो ये जो है स्तंभाकार उपकला का उदाहरण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, आपको बताना है जीवाश्म ऊर्जा कौन है। तो जीवाश्म ऊर्जा क्या होता है, जो जीव के अवशेष से बनता है उसी को तो बोलते हैं जीवाश्म ऊर्जा। तो कौन है, कोयला जीवाश्म ऊर्जा है। जीवाश्म ऊर्जा जैसे जो पेड़ पौधा होता है, मनुष्य का शरीर होता है, जानवर का शरीर होता है, वो जब बहुत दिनों तक धरती के अंदर दबा रहता है, लाखों साल तक, तब जीवाश्म ऊर्जा बनता है। तो हो जाएगा राइट आंसर कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एड्स एक घातक बीमारी है जो डेस के द्वारा होती है। तो एड्स ये HIV वायरस के कारण होती है, माने ये जो एक विषाणु के कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये थे 20 सवाल, और ये जो है ना इसका लास्ट प्रीवियस ईयर का वीडियो था साइंस का। मैंने आपको पूरे टोटल 15 वीडियो में करवाया हूँ पूरे साइंस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और अब साइंस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद अब हम करवाने वाला हूं आपको क्या, तो मैं आपको करवाऊंगा अब इसका प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा साइंस का। तो अगर आप साइंस का प्रैक्टिस सेट लगवाना चाहते हैं, यानी कि लगाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।